हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आपके लिए एक खास पेशकश लाई हूं। जन गण मन में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 400 बोल दिया, लेकिन मूड क्या है देश का आज, ये हम अगले 80 मिनट में तय करेंगे। पूरे देश भर में, हर राज्य में, हर सीट का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि किस तरह से कहां क्या होने वाला है और कहां से कितनी सीटें मिलने वाली हैं किसको। मोदी बोले 400 प्लस, अमित शाह बोले 400 प्लस, योगी बोले 400 प्लस, हिमंता बिस्वा बोल रहे हैं 400 प्लस, फडणवीस बोले 400 पार, और तो और खड़गे जी भी बोल गए 400 पार। सवाल पब्लिक का है कि 24 में 400 पार हकीकत है या फिर फसाना। दर्शकों, 48 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है 400 पार, बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 के पार। मोदी 3.0 में आएंगे तो क्या करेंगे ये भी बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के लिए कहा कि वो ना लॉन्च हो पा रहे हैं ना स्टार्ट ही हो पा रहे हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान बनाम नेहरू गांधी खानदान के दौर की तस्वीर खींच दी। कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया, नेहरू के पुराने भाषण को ही कोट करके ये बताया। लेकिन क्या विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर दिखा रहे नरेंद्र मोदी वाकई सरकार में लौट रहे हैं? 400 सीट लेकर लौट रहे हैं? टाइम्स नाउ, नव भारत और मैट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन का देशव्यापी सर्वे इस सवाल का जवाब जरूर देगा। 2024 में मोदी सचमुच 400 पार, ये हकीकत है या फसाना, ये तभी पता चलेगा जब एक एक स्टेट का सर्वे आप ध्यान से देखें। सर्वे के सवालों पर जाने से पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में क्या कहा। गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, नए भारत की भोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजे अपनी ठोर। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। दिल्ली का सियासी रास्ता लखनऊ से भी होकर जाता है और लखनऊ
लखनऊ में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में एक बहुत बड़ी बात कही है। चुनाव से ठीक पहले इस लाइन के बड़े मायने हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया। 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ और यही हुआ काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए, यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। तो दर्शकों, आज इससे पहले कि देश का मूड जाने, क्योंकि मोदी ने लकीर खींच दी है, योगी ने आगे की बात बता दी है, तो चलते हैं सर्वे पर और सर्वे का सैंपल साइज आपको बता देते हैं। 1,56,843 का सैंपल साइज है। सर्वे में भाग लेने वालों में पहली बार के वोटरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। यह सर्वे डोर टू डोर और टेलीफोन दोनों तरह से किया गया है। और आज इस सर्वे पर मेरे साथ मेरे खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, आइए उनका भी परिचय दे दूं। अजय आलोक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार। ये पता नहीं कितने सारे आज तक देखकर आए हैं चुनाव, तो कहां क्या बदल रहा है, जमीनी सच्चाइयां क्या हैं, इनसे बेहतर कौन बताएगा। और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन से भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये सर्वे किया है। और मनोज कुमार सिंह जी, इस सर्वे पर नजर डालने से पहले बस एक छोटा सा जवाब बिना सस्पेंस खोले मैं आपसे पूछना चाहती हूं। ये सर्वे तो आपने कर दिया, अब प्रधानमंत्री के 400 पार की स्टोरी जो है वो होल्ड होगी या नहीं होगी, ये भी दर्शकों को बता दें। नालका जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं ये सर्वे कर रहा हूं और जो मैं आंकड़े लेकर आया हूं और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 370 की जो बातें कही हैं, उसमें एक इजाफा होते हुए दिख रहा है कि आरएलडी अभी दिल्ली की तरफ मूव किए हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू जी आ रहे हैं, इधर अकाली दल आ रहा है, तो इनका टारगेट बहुत अच्छे तरीके से फिक्स रहता है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने सर्वे, जो उनकी पार्टी की सर्वे होता है, तो सबसे पहले वो अपने उन कंफर्म सीटों को लॉक करती है कि भाई हमें कहां 100% सीट मिलेगी, और जो उनकी संभावित सीटें होती हैं उसके ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि वो अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से पार करते हैं। दूसरी बात है कि मैं आरएलडी से बात शुरू करता हूं कि आरएलडी आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो जो आरएलडी जिस क्षेत्र से आती है, आरएलडी नहीं भी आती तो बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां 100% था। लेकिन एक नैरेटिव जो था इंडिया गठबंधन का, उसको तोड़ने का काम ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी जान रही है। और इससे आरएलडी यदि बीजेपी में आती है तो बीजेपी को फायदा हो या ना हो, अखिलेश यादव को नुकसान जरूर होगा। जो उनके क्षेत्र में जो सीटें पड़ रही हैं और वहां आरएलडी के जो समर्थक है वो पूरी तरह से बीजेपी के शिफ्ट होंगे। तो जो मेरे आंकड़े आएंगे उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कि उसमें कुछ नुकसान और दिखे। चलिए तो इससे पहले कि हम और कहानी उत्तर प्रदेश की खोले, पहले चलते हैं सबसे पहले डेटा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के डेटा की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल जो यहां हमने अपने कंटेस्टेंट से
पूछा, ये सवाल है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कामकाज कैसा रहा। अब ये सवाल पूछने पर क्या क्या जवाब आए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कामकाज, जवाब इसके अगर आप देखें तो बहुत बेहतर 22% लोग कहते हैं, मुझे लगता है ग्राफिक्स जल्दी चलाने पड़ेंगे, 22% लोग कहते हैं बहुत बेहतर, 31% कहते हैं औसत, यानी कि 53% लगभग सैटिस्फाइड है, या तो बहुत खुश है या सैटिस्फाइड है, लेकिन 41% लोग कहते हैं ये खराब है। ये क्या बताता है चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी जगह है, ये इस आंकड़े से पता चल सकता है। पता नहीं, कह नहीं सकते 6%। तो 53% लोग अगर खुश हैं तो 41% लोग नाखुश भी हैं। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की लोकप्रियता का कारण क्या है? कारण क्या है ममता बनर्जी का? लेफ्ट शासन को उखाड़ना, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 48% लोग मानते हैं, 21% लोग समझते हैं ध्रुवीकरण यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण, 18% कहते हैं कि बीजेपी पर लगातार जो हमला बोलती है वो उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है, 11% कहते हैं कि जमीनी राजनीति में जुझारूपन जो है उनका वो अच्छा है, और 2% जो है वो अन्य किसी रीजन से। लेकिन 48% लोग मानते हैं कि लेफ्ट के शासन को जो खात्मा किया था, और फिर यही लेफ्ट, यही कांग्रेस जब तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े होकर इंडिया अलायंस बनाएगा तो क्या लोग इसे मानेंगे? लोग इसे गठबंधन मानेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकसभा में किसकी कितनी सीटें आएंगी? तो देखिए, लोकसभा सीटों में टीएमसी को 26, बीजेपी को 15, कांग्रेस और लेफ्ट को 1, अन्य को 0। तो यानी कि अगर आप ये देखें तो बीजेपी की 3 सीटें घटती हुई और 26 सीटें यानी कि 4 सीटें बढ़ती हुई तृणमूल कांग्रेस की। कांग्रेस को भी 1 सीट मिलेगी, 1 सीट का नुकसान है यहाँ। तो तृणमूल कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान दे सकता है। ये इस वक्त के आंकड़े। अब चलते हैं असम की तरफ। असम के लिए हमने जो पहला सवाल पूछा लोगों से, असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कामकाज को लेकर आपका क्या मत है? इसमें सवालों का जवाब दिया। 41% लोग बहुत संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट हैं, 27% दोनों मिला लीजिए, लगभग 68% लोग खुश हैं असम में, 30% असंतुष्ट हैं और 2% कह नहीं सकते, उनकी कोई राय नहीं है। लेकिन लगभग 68% लोग जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के कामकाज से खुश हैं। क्या इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा में मिलेगा? अगर सीटों के हिसाब से देखें तो असम में लोकसभा चुनाव हुए तो 14 में से कितनी सीटें मिलेंगी किस पार्टी को, ये डेटा अगर आप देखें तो बीजेपी 11, कांग्रेस 1, एआईयूडीएफ 1 और अन्य को 1, यानी कि बीजेपी के पास 11 की 11 बरकरार रहेंगी सीटें। लेकिन अगर मैं जानती हूं हिमंता बिस्वा शर्मा को और उनके एटीट्यूड को राजनीति में, तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि ये 11 कम से कम 12-13 में बदले। लेकिन ये असम के नंबर है 11 इस वक्त, और कांग्रेस को 1, एआईयूडीएफ को 1। अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, जो बाकी के 6 राज्य हैं, 11 सीटें हैं इनमें 7 राज्यों में। यहां किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? कुल सीटें 11, 10 एनडीए को जाएंगी, 1 इंडिया गठबंधन को, अन्य को 0, यानी कि एनडीए को 11 में से 10। और अभी लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कम से कम शायद नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया मणिपुर में कम से कम सही नहीं था, लेकिन 10 की 10 सीटें 11 में से एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात का डेटा अगर हम देख लें तो गुजरात चलते हैं, और गुजरात में मुझे लगता है किसी को कोई अंदेशा है ही नहीं कि गुजरात में क्या होने वाला है। 26 की 26 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 0, आम आदमी पार्टी को 0, अन्य को 0।
यानी कि ये शायद हैट्रिक होगी जब बीजेपी को 26 में से 26 सीटें गुजरात की मिल जाएंगी। गोवा का डेटा अगर हम देखें, गोवा चुनाव में कितनी सीटें, 2 सीटों का राज्य है और 2 की 2 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खेमे में आने की संभावना नजर आ रही है। सर्वे के दौरान यूपीए 0, अन्य 0, यानी एनडीए के खाते में 2 और सीटें। और अगर ये देखें आप तो गोवा में भी दूसरी बार ऐसा होगा कि बीजेपी को पूरी 2 की 2 सीटें। अब एक बड़ा स्टेट है जहां कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है हम जरूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ओडिशा में क्या हो रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कामकाज को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? आपका मत क्या है? 24% लोग बहुत संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट 31%, यानी कि 55% लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन 43% लोग असंतुष्ट भी हैं और 2% का कोई व्यू नहीं है। लेकिन अगर 55% लोग मानते हैं कि वो संतुष्ट हैं, 43% लोग मानते हैं कि वो असंतुष्ट हैं। बीजेपी और बीजेपी के बीच में कोई छिपी चुनावी रणनीतिक साझेदारी है क्या? यह सवाल जब लोगों से पूछा गया तो निश्चित रूप से है 34%, कोई साझेदारी नहीं है 46% लोग मानते हैं, तय करना मुश्किल है 14% लोगों के लिए और 6% लोगों की कोई रुचि, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई साझेदारी नहीं है वो 46% लोग मानते हैं। हालांकि राज्यसभा में काफी बिल्स पर बीजेडी ने जहां भी जरूरत हुई है बीजेपी और एनडीए सरकार का समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि आपस में ऐसी कोई साझेदारी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद हमने जब पूछा कि किसकी इस स्टेट में किसकी कितनी सीटें आएंगी, तो ये आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। बीजेडी की सीटें 9, बीजेपी की 11। पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेडी 20 सीटों से 9 सीटों पर और बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई 11 सीटें लेकर आएगी ओडिशा में। और कांग्रेस की 1 सीट, अन्य की 0, लेकिन बीजेपी 11 सीटों पर, यह शायद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिलेंगी बीजेपी को। ये राज्य ऐसा है जिस पर डिस्कशन, डिबेट जरूरी दिखाई पड़ती है और इस पर हम लौटेंगे। एक बार यूनियन टेरिटरीज का नंबर भी देख लें। 7 सीटें हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर छोड़कर यूनियन टेरिटरीज में, और इन 7 सीटों में 5 एनडीए को, 2 इंडिया गठबंधन को, अन्य को 0, तो 7 में से 5 यूनियन टेरिटरीज जाएंगी एनडीए की तरफ। और इससे पहले कि हम इस वक्त का टोटल नंबर देखें, जितने राज्य हमने पढ़ लिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले मनोज कुमार सिंह जो मैट्राइज न्यूज से हमारे साथ हैं। मनोज कुमार जी, ओडिशा में क्या हो रहा है? मुझे आंकड़ों पर थोड़ा सा इसलिए सवाल है कि बीजेपी बीजेडी से आगे निकलेगी, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेडी और नवीन पटनायक की पकड़ ओडिशा में बहुत तेज है। आपका ये सर्वे पहली बार ऐसा रुझान दिखा रहा है जहां बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? जहां तक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात तो हम बाद में करें नाविका जी, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात आपको बता दें कि वहां पे एक महिलाओं का समूह है जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। वो करीब वो महिलाएं जो हैं कई लाखों में है, माने 6.2 लाख है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए वो सहायता समूह के साथ जुड़ी हैं और वो काम कर रही हैं, जो एक बेस था बीजू जनता दल का। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहां पे आप जब आम आदमी के बीच में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई राज्य द्वारा जो आपको सहायता दी जा रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, तो वो बड़े समूह कहेंगे कि हमें तो कोई राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह की सहायता मिल नहीं रही है।
और जहां तक केंद्र की जहां आता है, राशन की बात कर लीजिए, नल की बात कर लीजिए, जितनी योजनाएं हैं इनकी, चूल्हे की, उज्ज्वला योजना बात कर लीजिए, तो उनको साफ होते हैं कि प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं लेकर आई हैं उनका सीधा सीधा हमें लाभ मिल रहा है और लोगों के बीच। तो महिला वोट आप कह रहे हैं, इसी में अगर मैं जोड़ दूं, अगर जम्मू कश्मीर का डेटा भी, तो 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 1 चली गई, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, पीडीपी को 0, अन्य को 0। तो ये जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। और टोटल जितने राज्य हमने देखे हैं अब तक, उसमें ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 128 में से 82 सीट एनडीए को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य को 37 सीटें। और पूछना चाहती हूं मैं लोकेश जिंदल जी आपसे, ये आज प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि ऐसा स्टार्टअप है, ऐसा लॉन्चिंग पैड है कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। क्या ये सही नजारा दिख रहा है? क्योंकि स्क्रीन पर जो नंबर है वहां पर कोई खास कांग्रेस के लिए तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार नाविका जी। हमने देखा है कैसे कई स्टार्टअप्स ने कुछ ऐसी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों को पीछे कर दिया कि जिन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। और हम अभी भी वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो कुल 273 ऐसी सीटें हैं जिनमें भाजपा को बहुत मुश्किल होने वाली है। भले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, अब तो महाराष्ट्र के अंदर जहां पे मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में दिख रही है और ना तो उसके पास कोई हल है। उसके वादे और दावे दोनों पूरी तरह से मिथ्या साबित हुए हैं। पंजाब की मैं बात करता हूं, जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, झारखंड की बात करता हूं, वेस्ट बंगाल की बात करता हूं, इवन नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, इन सभी राज्यों को अगर मैं मिलाकर इनकी सीट्स का गठजोड़ करता हूं, ये 273-280 सीटें कुल मिलाकर होती है। उसके बावजूद भी अगर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चलिए अभी तक आपके हिसाब से जो बोला गया, आपके नंबर जो है 9 है, और इसमें तृणमूल कांग्रेस भी अगर हम ऐड कर दें 26 की 26 तो भी ये 35 के नंबर पर जाएगी और अन्य वाला फिगर कम हो जाएगा। लेकिन अजय आलोक जी, लोकेश जिंदल जी को आज भी आपकी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम कोई नजर नहीं आ रही। अब क्या चुनाव ऐसे जीते जाएंगे जहां दूसरों के तो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का कोई अता पता नहीं? नहीं, लोकेश जी का धन्यवाद। उन्होंने हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। इस सब प्रॉब्लम्स पे भी हम और रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि जितने नंबर्स आपके कम आ रहे हैं, अभी 82 हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें 110 तक पहुंच जाए। लोकेश जी की बिल्कुल सारी समस्याओं पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। देखिए नविका जी, फर्क इनमें और हम में यही है, ये हमारी लकीर छोटी करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम अपनी लकीर लंबी करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये नेगेटिविटी से भरे हुए, हम पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं। तो देश तय करेगा ना कि पॉजिटिव नेतृत्व के साथ जाना है कि नेगेटिव नेतृत्व के साथ जाना है। और लोकेश जी ने जहां जहां हमारी कमियां निकाली, पक्का लोकेश जी हम लोग बिल्कुल उस पर वर्कअप करेंगे और आपकी आकांक्षाओं पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे। 126 में कम से कम 110 हमारी रहेगी, निश्चिंत रहिए। आप जनता को जो वादे दिए हैं उन्हें पूरा कीजिए, मेरी छोड़ दीजिए। आपके वादे और दावे, चलिए जनता क्या कह रही है वो तो सबको नजर आ रहा है, सिवाय कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन में आज तृणमूल कांग्रेस को भी नहीं डाला, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कह दिया है आपको 300 में से 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो हमने उनको अलग दिखाया है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार भाइयों और बहनों के पास जाऊं, अगले सवाल देखते हैं और ये है राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चेहरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना असर डालेगा, ये सवाल हमने लोगों से पूछा। बहुत फायदा करेगा 16% लोग, कुछ हद तक फायदा करेगा 28% लोग मानते हैं, ना फायदा ना नुकसान 40%, और नुकसान करेगा 8% लोग, तय नहीं कर सकते 8% लोग। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है इस बात का, 44% लोग तो कम से कम ये मानते हैं।
अगला सवाल जो हमने पूछा, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी, तो ये सवाल जब पूछा तो 25 की 25 राजस्थान में। मुझे नहीं लगता किसी को कोई हैरानगी होगी, और कारण बहुत लोग बता रहे हैं, अंदर की गुटबाजी कांग्रेस में जो है वही सबसे बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। मध्य प्रदेश में नया सीएम चेहरा, इससे क्या फायदा हुआ बीजेपी को? 16% फायदा, लोग कहते हैं बहुत फायदा, हद तक फायदा 22% लोग, ना फायदा ना नुकसान 34% लोग, नुकसान होगा 7%, अभी तय करना मुश्किल 21%। यानी कि मोदी के फेस पर यह चुनाव होना है लोकसभा का। मुख्यमंत्री कौन है, शायद लोगों को इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। सीटों की बात करें तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें आएंगी, ये सवाल जब पूछा तो 29 में से 28 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को। वो कौन सी सीट होगी, कमलनाथ की, कमलनाथ के बेटे की, या दिग्विजय सिंह की, ये जानना अभी मुश्किल है, मनोज जी से पूछेंगे। लेकिन 28 सीटें बीजेपी के लिए, ये मध्य प्रदेश का डेटा हमें बताता है। छत्तीसगढ़ की तरफ अगर जाए तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नए सीएम चेहरे में लोकसभा चुनाव के लिए क्या असर होगा, यह सवाल जब पूछा, बहुत फायदा 22% लोग, कुछ हद तक फायदा 34% लोग, यानी कि 56% लोग मानते हैं फायदा ना नुकसान 26%, नुकसान 12%, और अभी तय नहीं कर सकते 6%, लेकिन 56% लोग मानते हैं कि नए चेहरे का फायदा होगा, और ट्राइबल चेहरा है इसीलिए शायद ये लोगों का आकलन है। और अगर आज छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो क्या सीटें किसको आएंगी, ये सवाल जब हमने पूछा तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 की 11 बीजेपी की तरफ जाती हुई, कांग्रेस 0। और वो जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गए थे लड़ने के लिए, उनका तो शायद कहीं नामो निशान नहीं है, कांग्रेस भी 0 पर। ये आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के लिए। और सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तक के जो आपने नंबर देखे, नंबर्स में ये पूरा दिख रहा है कि जिस तरीके से भी आप देख लें, फायदा बीजेपी को, और बीजेपी तीसरी बार भी चुनाव में जब जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं नहीं दिख रही, और जिस तरह के नतीजे और रुझान आ रहे हैं, बीजेपी को फायदा ही फायदा, बल्कि बैकफुट पर है तो विपक्ष है। बीजेपी 193 में से 146 सीट्स पर आगे चलती हुई, इंडिया अलायंस 11 पर, अदर्स 36 पर। तो नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हो भी तो लोगों को लगेगा कि लोकसभा के चुनाव में किसको वोट दें। एक तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है ये इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये हम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है किसको देंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में कौन है, अभी तक कुछ नहीं है, तो ये एक क्लियर फैक्टर है। दूसरी बात, आप सोचिए, ये जो आंकड़े आपके जिन 3 स्टेट्स में अभी चुनाव हुए हैं, अगर कांग्रेस सुलझे तरीके से ये चुनाव में लड़ना चाहती तो अभी तक सचिन पायलट को 1 सीट दे देती, अशोक गहलोत को 1 सीट दे देती, कहती कि आप 2-3 सीटें तो निकालिए राजस्थान से, इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी होती। लेकिन कांग्रेस के सारे रिसोर्सेज, सारे लोग यात्रा में लगे हुए हैं। पहली यात्रा का फायदा हुआ था कांग्रेस को, लेकिन इस बार आप देखिए, जहां भी यात्रा गई है वहां नुकसान हुआ है पार्टी को अभी तक। और देखिए, एक बात है कि हम हिंदुस्तान में लोग अब उसको वोट वेस्ट नहीं करना चाहते, जब तक लगेगा नहीं कि ऑपोजिशन देंगे और लोग आएंगे। अब जैसे आप साउथ में जाएंगे, वहां लगेगा लोगों की डीएमके को देंगे क्योंकि वो ही जीतेंगे, या और कुछ जो भी हो, चाहे जो भी चैलेंज, जो भी बदलता हुआ दृश्य हो। और उड़ीसा का जो आप कह रही हैं वो सही है। मुझे लग रहा है बीजेपी जितना वो बंगाल में पाई है पार्टी रिटेन करेगी, क्योंकि ये फिर भी लोकसभा का है। और तीसरी बात, और मैं कहना भी चाहूंगी
कि इसका बहुत कारण है, ये तो ऑपोजिशन ने गलतियां की हैं, और जब लग रहा है लोगों को, जनता को भी लग रहा है कि ताकत अब दिल्ली में है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो उन्होंने रिजल्ट दिखाया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि 11 में से 10 सीटें एनडीए को जा रही हैं और आपको कोई आश्चर्य नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर्षवर्धन जी और रामकृपाल जी, मैं आपकी तरफ आती हूं, लेकिन साउथ इंडिया में सबके लिए बड़ा सवाल है कि यहां बीजेपी का क्या होगा। यहां तो सफाया है, कुछ नहीं मिलेगा, तमाम लोग यही अटकलें लगा रहे हैं। तो चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कामकाज को लेकर आपका क्या मत है? जब लोगों से पूछा गया, देखिएगा हर्षवर्धन जी क्या जवाब आ रहे हैं। बहुत अधिक संतुष्ट 21%, कुछ हद तक संतुष्ट 27%, यानी 48% लोग संतुष्ट हैं। पूरी तरह से असंतुष्ट 44%, कह नहीं सकते 8%, यानी कि इक्वल ऑलमोस्ट है, जितने लोग खुश हैं और जितने लोग नाखुश हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो क्या असर होगा? बहुत बेहतर कर सकते हैं 28% लोग, कुछ हद तक बेहतर करेंगे ये 32% लोग, यानी कि 60% लोग समझते हैं एआईएडीएमके और बीजेपी साथ लड़े तो शायद कुछ असर होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24% लोग, अभी तय करना मुश्किल 16% लोग। लेकिन आज सुबह अगर आप साउथ के अखबारों को देखें तो अमित शाह जी का एक इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है एआईएडीएमके के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, समझिए, पहचानिए। आरएलडी आ रहा है, बीजेडी के आगे बढ़ रहे हैं, टीडीपी आ रहा है और यहां एआईएडीएमके को भी कहीं ना कहीं दाना दिया जा रहा है। और तमिलनाडु में अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, ये आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन यानी डीएमके, कांग्रेस प्लस अदर्स को लेकर 36 सीटें, तो एडवांटेज अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ। बीजेपी एनडीए को 1 सीट, एआईएडीएमके को 2 और अदर्स को 0, यानी कि अगर बीजेपी और एआईएडीएमके मिल जाएं तो क्या ये केमिस्ट्री बदल सकती है, ये देखने की बात है। केरल की तरफ बढ़ते हैं और केरल में अगर आज लोकसभा चुनाव हुए 20 सीटें हैं, 20 की 20 इंडिया गठबंधन को, इसमें कांग्रेस की कितनी है ये जानना जरूरी होगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास इंडिया गठबंधन की 20 सीटें हैं। लेफ्ट का पलड़ा भारी है केरला में, लेकिन कांग्रेस का कम। एनडीए केरल में इस बार भी 0। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, और यहां जब हमने लोगों से सवाल पूछा कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, बहुत बेहतर 18%, संतोषजनक 27%, बहुत खराब 34%, अभी तय कर पाना मुश्किल 21%, यानी कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है लोग। 45% के करीब संतोष है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अलायंस के हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा असर डालेगा 41% लोग, कुछ हद तक ये 36% लोग, यानी कि 77% लोग मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये गठबंधन अच्छा प्रभाव डालेगा। कोई प्रभाव नहीं 12% लोग, और कुछ अभी पोजीशन नहीं ले रहे वो 11% लोग हैं। लेकिन 77% लोग मानते हैं कर्नाटक में बीजेपी स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, बावजूद इसके कि वहां कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने बीजेपी को हराया था। और अगर आज कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 28 सीटें हैं कर्नाटक में, 21 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 5, जेडीएस को 2, और अगर एनडीए मिला दें तो ये 23 सीटें हो जाती हैं और कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी। और ये एक बड़ा उलटफेर होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए। ये इस पर मुझे लगता है डिस्कशन की जरूरत है। आंध्र प्रदेश, आज ही चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह जी से मिलने की बातचीत है, तो आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कामकाज कैसा लग रहा है? 38% लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट हैं वो हैं 26%, यानी कि लगभग 64%
लोग संतुष्ट हैं, पूरी तरह से असंतुष्ट 34%, कह नहीं सकते 2%। और अगर आज चुनाव हो तो 25 में से कितनी सीटें किसको आएंगी, ये सवाल जब पूछा, 19 सीटें YSRCP को, TDP और जनसेना 6, कांग्रेस 0, बीजेपी 0, लेकिन TDP जनसेना 6, YSRCP 19। अब सवाल यह है कि सवाल यह है कि बीजेपी TDP के साथ जाएगी या जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के साथ, जिन्होंने राज्यसभा में हर चीज पर साथ दिया है मोदी सरकार का। कहां ज्यादा सीटें होंगी, क्या बीजेपी ये फायदा देखेगी या प्री पोल अलायंस करेगी चंद्रबाबू नायडू से, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज इस पर डिटेल सामने आएंगे, लेकिन चलते हैं तेलंगाना के तरफ। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री नया चेहरा है, कैसा मानते हैं आप, इनका प्रभाव कैसा रहेगा लोकसभा में? कांग्रेस को फायदा 22%, कुछ हद तक फायदा 31%, यानी कि 53% लोग मानते हैं कि अच्छी बात है, कांग्रेस को फायदा होगा। ना फायदा ना नुकसान 16%, नुकसान 20%, तय करना मुश्किल है 11%। और अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 17 सीटें हैं तेलंगाना में। कांग्रेस को 9, बीजेपी को 5, BRS को 2, AIMIM को 1, अन्य को 0, यानी कि बीजेपी को यहां तेलंगाना में भी 5 सीटें मिलने की गुंजाइश है। रुझान इसी तरह दिखा रहे हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे, जो लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में कुछ नहीं मिलना, दक्षिण भारत में कुछ नहीं मिलना, और आज ही प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अटैक किया था कांग्रेस के नेता DK सुरेश के ऊपर, जो शिव कुमार जी के भाई भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, जिन्होंने कहा था कि हम इतने टैक्स देते हैं, क्यों ये नॉर्थ के राज्यों को, उत्तर के राज्यों को दिया जाता है इसमें से टैक्स का पैसा। आज प्रधानमंत्री ने उन पर प्रहार भी किया और आज कर्नाटक के नंबर भी 21 सीटें दिखा रही है, 28 में से बीजेपी के लिए। तो क्या जब लोकसभा चुनाव है तो कौन किस राज्य में है वो मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ इस बात का है कि मोदी के चेहरे पर कौन कितनी मुहर लगाएगा। नविका जी, मुझे लगता है कि कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, दक्षिण भारत की राजनीति को जरा ठीक से देखना चाहिए। 1967 में, यानी 60 के दशक के आखिर में जब कांग्रेस को DMK ने वहां से आउट किया, तो कांग्रेस आज तक वहां पांव नहीं जमा पाई, यानी चौथी विधानसभा से ये 16वीं विधानसभा आ गई। और अब अगर आप देखें तो जो तेलंगाना में जीत है, ठीक है, मुस्लिम फैक्टर के तौर पर आप देख सकते हैं, कर्नाटक से उसको आगे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इतने समय के बाद, यानी 60 का दशक और ये 2024 आ गया, दक्षिण भारत की राजनीति दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है, नेशनल ऑल्टरनेटिव तलाश रही है। मेरा यह मानना है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां अप होने जा रही है। के अन्नामलाई जैसी लीडरशिप जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वहां पिछड़े और दलित समाज को लेकर, चूंकि वो एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ और ये करके कांग्रेस को आउट किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरफ से घुसी है जहां DMK को अंदाजा भी नहीं था। मेरा यह मानना है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की टैली आपको चमत्कारिक तौर पर बढ़ती दिखेगी। मुझे लगता है कि तेलंगाना में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को द्वंद्व से बाहर निकलना होगा। YSR जगनमोहन रेड्डी वो उसके किसी काम के नहीं है। अगर लोकसभा में वो ताकत बढ़ानी है तो जनसेना पवन कल्याण वाली और TDP चंद्रबाबू नायडू उनके साथ जाना होगा, तभी उसे लाभ होगा, वरना जो सर्वे में दिखा रहा है वो 0 का 0 रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तमिलनाडु, केरल उसके लिए अच्छा पोटेंशियल दिखता है और मुझे लगता है कि ये 21 सीटें हैं, ये 23, 24, 25 के आसपास जाकर कर्नाटक में भी रुकेंगे। चलिए अब बिहार की तरफ चलते हैं। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपका स्वागत है टाइम्स नाउ के और मैट्रिक्स कम्युनिकेशंस के इस सर्वे पर। नलिन कोहली जी, रामकृपाल जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे ज्यादा फेरबदल अभी बिहार में हुआ है। तो सवाल जो लोगों से पूछा गया कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से एनडीए को कितना फायदा होगा, क्योंकि आज तो सारी दुनिया खत्म हो गई, नीतीश कुमार दिल्ली में है,
प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और दोनों के बीच में जो स्माइल एक्सचेंज हो रही है, तस्वीरें देखिए, ये जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने और उसकी बाद की जो तस्वीरें साझा की गई हैं, क्या कहने उस मुस्कुराहट के, सारी कड़वाहट निकल गई। पहले नड्डा जी के साथ मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात, और ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, किसको कितना फायदा? तो कोई फायदा नहीं 22% लोग, बहुत फायदा जो है वो 41% लोग, कुछ हद तक फायदा जो है वो 21% लोग, यानी कि 62% लोग कह रहे हैं फायदा तो है बॉस। यहां 34% और 21% मिला दीजिए तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है हमने गलत सवाल ले लिया है। दूसरे सवाल पर आइए। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से 22% लोगों को फायदा नहीं दिख रहा है, बहुत फायदा है 41% और कुछ हद तक फायदा 21% लोग बता रहे हैं। अभी तय कर पाना मुश्किल 12% और कोई पोजीशन नहीं ले रहे 4%। तो ये इस वक्त के रुझान जो हैं, बहुत फायदा 41%, 21% कहते हैं कुछ हद तक फायदा, यानी 62% को फायदा नजर आ रहा है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन का भविष्य क्या है वो भी लोग बता रहे हैं, आगे की भविष्यवाणी भी लोग बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद टूट सकता है 21%, विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकता है 34%, विधान चुनाव में भी बना रहेगा 26%, अभी कहना जल्दबाजी 15%, कह नहीं सकते 4%, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल है ऐसा लोग नहीं मान रहे। कम से कम लोकसभा में फायदा होगा, फायदा लीजिए, आगे बढ़िए, शायद बीजेपी की यही रणनीति है। बिहार में लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें? 40 सीटें हैं बिहार में और ये बहुत बहुत जरूरी है हिंदी हार्टलैंड में। इन 40 में से कितनी आएंगी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? 35, यानी कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ लड़ेंगी 35 सीटें चालने से, और इंडिया गठबंधन को 5, अन्य को 0। तो ये खेल जो है बीजेपी ने बाजी मार ली और बिहार के गठबंधन में फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। और झारखंड का अगर हम चुनाव देखें तो जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या मत है, ये लोगों से पूछा गया। बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं अरे भाई ईडी आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा उन्हें लूटा, उन्हें लौटाना पड़ेगा। गिरफ्तारी एक साजिश है 22% लोग, घोटाला किया होगा 43% लोग, यानी कि डबल लोग मानते हैं कि घोटाला तो किया होगा। अभी कहना मुश्किल 29% लोग, और कुछ पोजीशन नहीं ले रहे 6%। 43% लोग कहते हैं कि घोटाला कहीं ना कहीं किया होगा। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर क्या असर होगा? सहानुभूति मिलेगी, ये 12% लोग ही माने। नुकसान होगा 48%, यानी 4 गुना ज्यादा लोग मानते हैं कि नुकसान, क्योंकि करप्शन का कहीं ना कहीं साया रहेगा, वो लोग मानते हैं। ना फायदा ना नुकसान 16%, अभी कहना मुश्किल 21%, पता नहीं, कह नहीं सकते 3%, लेकिन 48% लोग कहते हैं सहानुभूति नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आज चुनाव हो जाए झारखंड में तो किसको कितनी सीटें? 14 सीटों की बारी है यहां लोकसभा में, 13 एनडीए को और जे कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 13 सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। नलिन कोहली जी, बिहार झारखंड एक स्ट्रेटेजिक प्लान है बीजेपी का, एंड प्लेइंग टू अ प्लान, जैसे मैच में होता है किसी भी वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में, वैसा ही मैच खेला है क्या बीजेपी ने? नाविका जी, आप मुझसे बहुत ज़्यादा आप बहुत वरिष्ठ एक पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, और आप इस बात को मानते होंगे कि पिछले 10 सालों में 2 चीज़ें हुई हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो राष्ट्र भर में और विश्व में भी अब देखा जा रहा है बहुत एक व्यापक और बहुत महत्व एक नेतृत्व है जो लोग स्वीकार रहे हैं, उसे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है।
उनकी सरकार काम कर रही है। और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी, चाहे अमित भाई शाह हमारे गृह मंत्री हो, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारी जो पार्टी का कार्य है वो है कि कैसे भाजपा जो है और मजबूत राज्य के बाद राज्य में हो। और इसी वजह से एक समय पर लगभग 20 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, बढ़ता है घटता है, लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती ही गई हैं। 14 में 19 में 14 से ज्यादा आई, और अब जब बात हो रही है 24 की तो 19 से ज्यादा हो, कहीं ज्यादा हो। तो उसके लिए जब आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे बिहार हो, झारखंड हो, निश्चित तौर से पार्टी के सोचने में जहां जहां हमारे गठबंधन हो सकते हैं होने चाहिए, जहां लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ने चाहिए, और भाजपा की सीटें बढ़ेंगी तो जो केंद्र में काम हो रहा है, जो डबल इंजन सरकार की हम बात करते हैं, उससे वहां के राज्य के लोगों को और फायदा होता है। लेकिन रामकृपाल जी, आपसे पूछूंगी कि पिछली बार जब नीतीश कुमार जी आए थे ज्यादा फायदा हुआ था एनडीए को, इस बार थोड़ा सा डिस्काउंट है फायदे में। पूछना चाहती हूं कि ये नीतीश जी के पॉपुलैरिटी में इरोजन है, क्या चक्कर है? नाविका जी देखिए, जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उनको आप एक ट्रेंड मानिए ये, और जो ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ ये है कि जो मैंने गुजरात इलेक्शन के बाद मैंने कहा था कि जो इस बार गुजरात में हुआ है, अगर वो 2024 में केंद्र में हो जाए तो कोई आश्चर्य आप लोग मत कीजिएगा। वो मैंने कुछ तथ्यों के आधार पे बात कही थी। और अगर ओवरऑल ट्रेंड देख लीजिए, अभी तो आपने यूपी का बताया नहीं, बाकी तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वेव है वो बहुत साफ साफ दिख रही है। अगर मैं उसको यूं कहूं कि विपक्ष ये बताए कि वो कहां बढ़ रहा है, अगर वो नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो बीजेपी का गेन है। क्योंकि देखिए पिछली बार जो भी संख्या बीजेपी की मिली थी, जैसे भी आप देख लीजिए विपक्ष का, कांग्रेस भी है, तो कहां बढ़ेगी? पंजाब में उसकी स्थिति खराब है। अभी साउथ की बात हो रही थी, पिछली बार कांग्रेस को 38 सीटों पर वो केरल, तमिलनाडु और पंजाब में लड़ी थी और 31 सीटें उसको मिली थी। बाकी 382 सीटें हिंदुस्तान में लड़ी थी, सिर्फ 21 सीटें मिली थी। तो इस तरह से 52 सीटें उसकी हुई थी। तो मैं केवल यह कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े अभी आपको ट्रेंड दिख रहे हैं, ये ट्रेंड ऐसा है कि कम से कम मोदी जी जो 303 की फिगर थी वो तो रिटेन करते हुए दिख रहे हैं। प्लस जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं एक बात केवल कह दूं, 1 मिनट लूंगा, ये जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन व्यक्तिगत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। मैं एक चीज बताऊं आपको, आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले मैं गांव में हूं, केंद्र का मतलब होता था जब पोस्ट ऑफिस या रेल, इसके अलावा सब जगह पे ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे सरोकार जो होते थे वो स्टेट के थे। स्टेट से आज की तारीख में नाविका जी, एक गांव की महिला जब सुबह उठती है, वो इज्जत घर से रसोई घर तक जहां भी जाती है उसको मोदी दिखाई पड़ते हैं, केंद्र नहीं, मोदी। राशन बहुत आता है, बड़ी बात आपने कह दी रामकृपाल जी, क्योंकि आपने सिर्फ इज्जत घर से रसोई घर का रास्ता बताया, वो तो आंगनवाड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तमाम जगह जा रही हैं वो महिलाएं। और वो आपकी बात सही है, मोदी का चेहरा देख रही हैं और मोदी उनके साथ खड़ा हुआ है जीवन के हर मोड़ पर, ये उन्हें दिख रहा है। चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो किसान का फायदा हो, हर चीज जब घर में आ रही है तो महिला उसे देख रही है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, 223 आउट ऑफ 376 एनडीए को आ गए, लेकिन आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 87 तो पहुंची। इसमें तृणमूल कांग्रेस हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ममता जी ने कह दिया आपके साथ जा नहीं रही है, तो उनको अलग रखा है। लेकिन 40 आउट ऑफ 300 बोला था, आप थोड़ा उससे आगे बढ़ गए हैं, तो खुशियां मनाने का समय आ गया। तहसीन जी, नाविका जी, देखिए समय समय की बात होती है। लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने कहा मैं अकेला सब पे भारी, और तब भी मैंने आपके शो पे कहा था अगर माननीय प्रधानमंत्री अकेले सब पे भारी है तो फिर काहे अलायंसेस कर रहे हैं।
अगर यही कॉन्फिडेंस है कि 370 भाजपा अकेली पार कर सकती है, तो काहे यहां से जयंत चौधरी की जो बात चल रही है 12 अप्रैल को, मुझे अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, उनकी खबर अक्सर सही होती है, या कोई और खबर है नीतीश जी को ले लिया या इनको ले लिया, उनको काहे जरूरत है? आप में कॉन्फिडेंस है तो जाइए ना, कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, रियलिटी है कि 200 सीटें नहीं आ रही भाजपा की। अभी रामकृपाल जी ने बोला कि कहां पर अलायंस गेन कर रहा है। महाराष्ट्र में इनका कोई चांस नहीं था, बिहार में अब भी कोई चांस नहीं है। ये सारे गणित है, ये गणित ठीक है, नीतीश जी चले गए तो 39 मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, सुनिए नाविका जी, सुन लीजिए मेरी बात प्लीज। गणित है, नीतीश जी चले गए तो ये आंकड़ा, नीतीश जी का ये आंकड़ा भाजपा के आंकड़ा हो गया 35 सीट। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, मोदी जी, हो गया इतना आंकड़ा। ये गणित है, लेकिन गणित और केमिस्ट्री में बहुत अंतर है। महाराष्ट्र के लोग इस वक्त खफा है, जो शरद पवार जी के साथ अन्याय हुआ है, जो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ है, जो असल सेना उद्धव ठाकरे जी की सेना है, उसे लोग खफा है। वहां पे उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। वेस्ट बंगाल में लोग सीटें नहीं मिल रही, बिहार में नहीं मिल रही। आप गणित की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री आपको नजर नहीं आ रही, तो नलिन कोहली जी आपको जवाब देना चाहते हैं। नलिन कोहली जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ और ममता बनर्जी के साथ बंगाल में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखी ना, राहुल गांधी के साथ। मुझे तो वो समझ ही नहीं आया कि ना तो गणित ना केमिस्ट्री, दोनों ही चीज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरे राजनीतिक उसमें दिखता है, सोच में उसकी मतलब कमी दिखती है। ना केमिस्ट्री ना गणित। आप देखिए एक एक करके जो भी इनके सहयोगी दल हो सकते हैं वो हाथ धो रहे हैं कांग्रेस से, उनको नसीहत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कोई रिश्ता ऐसा दिखता नहीं कि कोई राहुल गांधी जी के साथ कोई नेतृत्व, चाहे ममता जी हो चाहे अखिलेश जी हो, कि वो बड़े उत्साहित होकर कह रहे नहीं हमें आपके साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो तहसीन जी ने कही कि 200 सीटें नहीं आएंगी, अगर आपके 370 आ रहे, आप एक अकेला भारी, प्रधानमंत्री जी के वाक्यों को उठाकर कह रहे कि तो बाकियों के साथ क्यों जा रहे हैं? अरे पूरी देश जुड़ना चाहती है भाजपा के साथ। ये तो कांग्रेस की सोच है, सबको नकार दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। यही तो बंद करते करते कांग्रेस 44 पे आ गई और ममता जी कह रही है कि 40 से नीचे हो जाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं हमें कोई न्योता नहीं मिल रहा। तो मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस चाह रही है या कांग्रेस के समर्थन चाह रही है कि नहीं प्लीज मत जुड़ने दीजिए किसी को, आप अकेले रहिए। वो देखिए एकला चलो रे में तो कांग्रेस की हालत देख लीजिए ना। नया वो गठजोड़ जो बन रहा है, वहां पर जो मिल रहे हैं वो फेविकॉल का जोड़ नजर आ रहा है। वहां नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, वो फेविकॉल का जोड़ बन रहा है। आपके फेविकॉल में तहसीन पूनावाला जी माफ करिएगा, थोड़ा दम कम नजर आ रहा है, हर जोड़ टूटता चला जा रहा है। चलिए दिल्ली की तरफ चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। बीजेपी के मुकाबले के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा, यह सवाल जब पूछा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा 16% लोग कहते हैं, 22% कहते हैं, कुछ हद तक ही होगा, यानी 38% लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव लग रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 38% लोग। 6% कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा अगर दोनों साथ आ जाएं, तो 6 और 38 अगर मिला दें तो 44%, और अभी तय करना मुश्किल 18%। तो क्या ये अलायंस का, कांग्रेस का और आपके अलायंस का क्या होगा, इसका आपके सामने है पूरा हाल। दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आपका क्या मत है? जब लोगों से पूछा गया, भ्रष्टाचार किया है 38% लोग मानते हैं, 22% कहते हैं कि राजनीति हो रही है, लेकिन 38% लोग कहते हैं भ्रष्टाचार किया है। अभी तय कर पाना मुश्किल है, 35% लोग कह सकते 5%, लेकिन भ्रष्टाचार किया है ये 38% लोग मानते हैं सबसे ज्यादा। और ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द का मौजू हो सकता है। और दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो 7 में से किसको कितनी सीटें आने वाली हैं? 7 आउट ऑफ 7 बीजेपी को। ये इस वक्त टाइम्स नाउ, नवभारत और मेट्राइज कम्युनिकेशंस का पोल बता रहा है कि 7 में से 7 बीजेपी को। पंजाब की तरफ देखते हैं, वहां आम आदमी पार्टी का क्या हाल है। पंजाब में बीजेपी अकाली दल अगर एक साथ चुनाव लड़े तो कितना असर होगा? अब 21% कहते हैं बेहतर होगा, 26% कहते हैं कि कुछ हद तक बेहतर होगा, यानी कि 47% लोग कहते हैं कि बेटर है, दोनों को साथ आना चाहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28% लोग, 25% तय करना मुश्किल, लेकिन दोनों का साथ आना कम से कम 47% लोग, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि साथ आ जाए। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो आपको फायदा होगा, 24% लोग कहते हैं। खराब निर्णय होगा, बीजेपी अकाली दल को फायदा होगा, 29% लोग कहते हैं। 38% कहते हैं अभी तय करना मुश्किल, 9% लोगों की कोई राय नहीं है। लेकिन आप और कांग्रेस के गठजोड़ में बहुत ज्यादा किसी की कोई खास रुचि नहीं नजर आ रही किस तरफ जाएगा। और अगर आज चुनाव हो तो 13 में से किसको कितनी सीटें आएंगी, ये सवाल। 13 में से आम आदमी पार्टी 5, कांग्रेस 3, शिरोमणि अकाली दल 1, बीजेपी 3, अन्य 1, यानी के जो 13 आउट ऑफ 13 की बात चल रही है उतने तो नहीं मिल रहे आम आदमी पार्टी को। और दोनों साथ 8 सीटें होंगी, बीजेपी की 3, शिरोमणि अकाली दल की 1। ये पंजाब का हाले बयां है। हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं, 4 सीटों का राज्य है। यहां एनडीए को 3, यूपीए को 1, कांग्रेस की सरकार है लेकिन एनडीए को 3, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां मोदी का चेहरा होता है एडवांटेज बीजेपी हो जाता है। एनडीए 3, कांग्रेस 1 और कुल 4 सीटें हैं। हरियाणा की नंबर अगर देख लें तो 10 सीटें हैं हरियाणा में, और इसी साल के आखिर की तरफ हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव है। 10 सीटों वाले राज्य में एनडीए की 9, यूपीए की 1 यानी कांग्रेस की 1, अन्य की 0। तो यहां भी बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में हरियाणा में। और ये हमने काफी सारे नॉर्दर्न राज्यों को देखा। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी, आप समझते हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं 245 आउट ऑफ लगभग 410 सीट्स बीजेपी के लिए ये सही हैं और 400 पार ले जाएंगे एनडीए को? नविका जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, और ये कोई राजनीतिक मंच से, किसी रैली से नहीं था, लोकसभा और राज्यसभा में था, लगभग उसी दिशा में ये सर्वे बता रहा है। और अगर हम सर्वे एक तरफ रखें और एक तरफ देश का सेंटीमेंट रखें तो लगता है कि ये सब कुछ जैसे सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। अब मुश्किल ये कि इसके बीच में विपक्ष, और मैं यहां सभा ने जो बात कही है वो एक लाइन की बात है लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि अच्छा देश का चुनाव होगा तो लोग देखेंगे कहां, किसको देख लेंगे बताइए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, राहुल गांधी को हीरो बनाने वाली यात्रा छोड़ के थोड़ा कुछ संगठन मजबूत करते, थोड़ा कुछ और काम करते तो शायद आज कांग्रेस और उनके अलायंस के लिए ठीक होता। मुझे लगता है कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए अलायंस वो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। सबा नकवी, आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा गलत समय, टाइमिंग गलत है, क्योंकि इस वक्त सीट शेयरिंग पर ज्यादा होना चाहिए था ध्यान, या कौन सी सीटें कहां पे कौन जीतेगा, स्ट्रैटेजी का समय था जब वो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? नाविका, हर चीज कर्नाटक की जीत के बाद और उनकी जब पहली यात्रा खत्म हुई उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी गलत हुई है। जब नीतीश कुमार निकले उन्होंने कहा गठबंधन बनाइए, 3 महीने तक कांग्रेस ने किसी से बात नहीं की, और ये अंदर की खबरें हैं। अंदर से लीडर ने ट्राई किया, वो बात नहीं कर रहे थे, और आपको भी ये सब खबरें पता हो। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया कि असेंबली चुनाव के रिजल्ट आ जाए, और वो 3 जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट भाजपा के साथ है, कांग्रेस तीनों हारी। उसके बाद भी जो यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने, अच्छा, और आप ये भी सोचिए, इस पर लोगों ने गौर नहीं किया है, 2 पार्टीज, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी, 2 मुख्यमंत्री ने कहा आप खरगे जी को चेहरा बना दीजिए, उस पर भी कांग्रेस राजी नहीं। उनका वो चाहते थे नीतीश निकले इस इक्वेशन से, उनको विश्वास नहीं था उस पर, चाहे जो भी कारण हो। नीतीश ने मीटिंग के अंदर चिड़चिड़ापन भी दिखाया था कुछ मुद्दों को लेकर, जो भी है वो नहीं चाहते थे। उस पे भी कांग्रेस, वो कह रहे थे दलित, केजरीवाल ने सर्वे दिखाया, लेकिन तो देखिए, छोड़िए। और अब ये यात्रा जो चल रही है इसका मुझे तो कोई फायदा दिख ही नहीं रहा। मुझे
कोई सिंक्रोनिज्म जो चाहिए आपको केमिस्ट्री बनाने के लिए दिख नहीं रहा। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, अभी महाराष्ट्र का आपने रिजल्ट बताया नहीं है, क्या होगा जहां पे कांग्रेस जूनियर पार्टनर है अलायंसेस में, वहां ठीक ठाक, जहां रीजनल पार्टीज आगे चलेंगी, लेकिन जहां डायरेक्ट फाइट भाजपा के साथ है, जैसे मैंने पहले कहा, वो भेज देते सचिन तेंदुलकर, अशोक गहलोत के बेटे, क्योंकि राजस्थान में 2% वोट शेयर का अंतर था। ये आप अपनी सीटों में जाके लड़िए। मुझे बात करने दीजिए। कर सकते कांग्रेस ये सब, ये नहीं किया कांग्रेस। नाविका जी, मुझे कुछ पूछना है। बहुत ही डिजर्व। मैं बताऊं कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस एक ब्यूरोक्रेसी की तरह चलती है। आप सुन लीजिए तहसीन, मैं चाह रही हूं पार्टी अच्छा करे, हम चाहते हैं विपक्ष हो, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में हर शख्स एक अपना हिस्सा देखता है और कहता है बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत चमत्कार हो रहा है, ये नहीं देखता कि पूरी गाड़ी का इंजन चल नहीं रहा। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री जी ने चुटकी भी ले ली हर्षवर्धन जी के 2 कमांडो नहीं थे, तो खड़गे जी बोल गए कि 400 पार कमांडो, यानी कि शायद केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की तरफ उनका इशारा था कि वो नहीं थे, वो भारत जोड़ो यात्रा करा रहे हैं, इसीलिए 400 पार करा दिए खड़गे जी ने राज्यसभा में। देखिए नविका जी, मैं इसको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि जिस तरह की मीडिया स्ट्रेटजी इस वक्त कांग्रेस की है, उसमें तो हमारे तहसीन भाई होते तो इनडिफेंसिबल को डिफेंस करते रहते हैं, तो शायद ये कुछ थोड़ा सा अच्छा कर जाते। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में फैक्ट्स के साथ, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस की मीडिया, सोशल मीडिया टीम, उनके हेड वो जुमलों की बात कर रहे हैं। आप रैली का भाषण और पार्लियामेंट के अंदर के भाषण का अंतर नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल का रिकॉर्ड सामने रख दिया। अभी वो व्हाइट पेपर रखने वाले हैं जिसमें वो इकोनॉमी की पूरी सिचुएशन बता देंगे। पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक की जो महंगाई, बेरोजगारी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे, आरक्षण, उस पर क्या कांग्रेस की तैयारी कहां है? कांग्रेस क्या सोच रही है? उसको लग रहा है कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा। लोकतंत्र बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है नविका जी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब लोगों के हाथ में मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, सबको सब पता है। उनको पता है कि मोदी जी ने जो कहा है इसमें कौन कौन सी बातें कहा है, और बाकी हम और आप भी तो हैं टेलीविजन पे जो सब कुछ बता रहे हैं। हमारा भी थोड़ा सा कह दीजिए कि हमारे को भी लोग देख रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आपने हाथ खड़ा किया और मैं जानती हूं कि महाराष्ट्र में आपकी बहुत रुचि है, तो चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। पब्लिक डिमांड भी थी क्योंकि सभा नकवी जी ने भी महाराष्ट्र की बात की, तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र में। हमने सबसे पहले पूछा मराठा आंदोलन के खत्म होने से चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब ये सवाल जब पूछा तो यहां 42% लोग कहते हैं बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा, कुछ हद तक फायदा पड़ेगा 34%, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी 18%, नुकसान होगा 6%। 42% लोग समझते हैं कि ये खत्म हो गया जो प्रदर्शन, उससे फायदा होगा एनडीए को। एनसीपी अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने से कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा 28%, कुछ हद तक 32%, यानी 60% लोग मानते हैं कि फायदा है एनडीए को। 18% कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, 22% नुकसान होगा, यानी कि 60% लोग मानते हैं कि फायदा। और अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 48 में से 39 सीट्स एनडीए को और महाविकास आघाड़ी को 9 सीटें, अन्य को 0। 39 सीट्स एनडीए को और 9 सीटें महाविकास आघाड़ी को। अब तहसीन पूनावाला जी, अब मुझे ये बता दीजिए, फायदा या नुकसान, किसकी रणनीति सही, किसकी रणनीति गलत? नाविका जी, महाराष्ट्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, ये जो आंकड़े में बड़ा इनका सम्मान करता हूँ, 39 और 9 जो आपने दिए, लेकिन इसको आप रिवर्स कर दो, ये इंडिया अलायंस को 39 सीट्स मिलेगी, भाजपा और उनके अलायंस को 9 सीट्स। भाई साहब, वंदे भारत में तो उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए हैं। एक सेकंड नाविका जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ठाकरे जी बैठे हैं और वो जो 9 से 39 का पूरा जो राज है वो यहीं खुलता है। क्यों हर्षवर्धन जी आप हंस रहे हैं? नाविका जी, मेरी बात थोड़ा समाप्त होने दीजिए, आप बीच में रोक देती है, थोड़ा सा मेरी बात आने दीजिए। ये बात ठीक है, उद्धव ठाकरे जी इस वक्त महाराष्ट्र में जो सिंपैथी है वो कांग्रेस के लिए,
उद्धव ठाकरे जी कहीं नहीं जाएगी, वे भी जानते हैं। बट अगर किसी कारण कोई भी दल, चाहे वो 12 अप्रैल को, चाहे बाद में हो, चाहे वंदे भारत में जाए, चाहे वो किसी स्पेशल जहाज में जाए, वो जाता है महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। इस चीज को आप नोट कीजिए। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ। और सपने देखने पर कोई जीएसटी नहीं लगता, ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। और अब देखिए, क्योंकि आप जब तक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बाकी है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी के आंकड़े पे आ गई है। 284 458 सीटों में से 284 पर आ चुकी है। कहां पहुंचेगी, वंदे भारत से या राफेल से, हमें पता नहीं। पर नलिन कोहली जी, आप कुछ कह रहे हैं तहसीन को? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तहसीन भाई ने बहुत जोश के साथ कहा कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होने वाली है महाराष्ट्र में। तो अब तहसीन जी थोड़ी देर पहले सबको ये आप बेसिकली कह रहे थे कि मोदी जी अब क्यों गठबंधन लाना चाहते हैं जब मैं अकेला भारी हूं। तो जब कांग्रेस को, आप ही के लॉजिक से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को अब पूर्ण बहुमत मिलने वाला है या बिल्कुल नंबर 1 पे होगी, तो आराम से बैठिए, शांति से बैठिए। आप तो नंबर 1 पहुंच ही रहे हैं। आप ही का लॉजिक है ना ये। मैं इसका जवाब दे देता हूं नाविका जी, 10 सेकंड अगर दे दे। कांग्रेस गीता में विश्वास करती है और वहां पर लिखा गया है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो राहुल जी कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करे। फल की चिंता के लिए जो बैठे पार्लियामेंट के अंदर बिना कोई कर्म करे और व्हाइट पेपर निकाल रहे, उनको नुकसान होगा। कर्म हमारे राहुल जी कर रहे हैं, बिल्कुल गीता के रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, इस बात पर तो मैं एक राउंड अप लेना। रामकृपाल जी, कांग्रेस गीता पर विश्वास करती है, शायद रामायण पर नहीं करती थी, क्योंकि राम मंदिर तो गई नहीं, पर गीता पे विश्वास करती है। तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, अब इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। नहीं नाविका जी, एक बात मैं कहूंगा, जो सभा जी ने एक बात कही थी। देखिए मैं जहां भी जा रहा हूं देख रहा हूं कि लोग कांग्रेस को ऐसे है जैसे वो फुटबॉल बना लिया हो कि सारी गलती कांग्रेस की है। एक बात मैं कहता हूं, जो सभा जी ने कहा, कर्नाटक के चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को लगा कि इस देश में बाबरी विध्वंस के बाद जो माइनॉरिटी वोट चला गया था कांग्रेस को छोड़ करके, वापस लौटा है। और ये तेलंगाना में भी दिखाई दिया। तो कांग्रेस अगर ये सोचती है कोई एक राष्ट्रीय पार्टी है कि उसको बीजेपी का एक विकल्प कांग्रेस बन रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाकी लोग क्या चाहते हैं कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खाद बन जाए, कंपोस्ट बन जाए, खत्म हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस देश की जनता मोदी को इसलिए वोट देगी क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वो इस देश की जनता फिर किसी मोरारजी, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इसमें लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस अगर फिर से अपने को मजबूत कर रही है तो ये अच्छी बात है। जो लोग कांग्रेस का इस्तेमाल क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खाद के रूप में करना चाहते हैं वो भूल जाएं। और इसीलिए बीजेपी का है कि कोई विकल्प नहीं है, और जब विकल्प नहीं होता तो जनता के लिए बड़ा आसान होता है किसी एक को चुनना। इसलिए जनता मोदी को चुन रही है, क्योंकि कांग्रेस की दयनीय स्थिति है और कांग्रेस को विपक्ष ने ही पीट पीट के भगाया, सो कॉल्ड उनके लाइज, और आज वही चाहते हैं कि हमारे लिए ये खाद बन जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि किसी देवगौड़ा को वोट नहीं दे रही। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं, पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई किसी को मारता है या आपके अंदर कमजोरी होती है तो कोई बस गिरकर टूट कर गिर जाता है, इसका फैसला कौन करेगा? नहीं, मुझे लगता है नविका जी सबसे बड़ा सवाल यही है अभी जो आपने पूछा ना, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एक बहुत जबरदस्त पहलवान सामने खड़ा हो और जिसको हम बहुत एकदम उस भाषा में कहें तो जिनकी अपनी देह उठने लायक नहीं है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे 5 लोग खड़े हों, कहें हम हाथ पकड़ के चलेंगे और पहलवान को एक घुसा मार देंगे। ऐसा होता नहीं है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पहले ठीक कीजिए। और मैं बिल्कुल ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन नविका जी यहां मुश्किल तो यह है कि वो मन में तो सोच रही कि जब सब कुछ बदलेगा तो हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, लीडरशिप के तौर पर, और जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं बारंबार कह रहा हूं,
राहुल गांधी कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दें। महात्मा गांधी जब यात्रा पर निकले थे तो उनको सलाह दी गई थी कि आप सब करिए, देश समझने आप निकल रहे हैं ना, आप दूसरों की सुनिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, तो जो भी आपको लगेगा कि अच्छा चलो आज हमको लग रहा था यार ये आदमी मेहनत तो कर रहा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा की, आप 7000 किलोमीटर, फिर समझ में आया ना भैया यात्रा तो ये कर रहा है लेकिन ये कहीं से कुछ सीखने को तैयार नहीं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया जब आज उन्होंने कहा कि 7 बार इस स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश की गई लेकिन स्टार्टअप है कि लॉन्च ही नहीं हो रहा। ये प्रधानमंत्री ने चुटकी जरूर ली। और आप चलते हैं उत्तराखंड के डेटा की तरफ। उत्तराखंड में अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और किसको कितनी सीटें? 5 की 5 बीजेपी को, यानी कि क्लीन स्वीप। कोई है ही नहीं टक्कर में, रहो ही मत किसी चक्कर में। ये उत्तराखंड आज यूसीसी यहां पास हो गया है विधानसभा में, तो डंका बच चुका है इस वक्त चुनाव का। और ये पहला राज्य है जहां यूसीसी का भी प्रॉमिस बीजेपी ने पूरा कर दिया। 370 के साथ, राम मंदिर के साथ यूसीसी का प्रॉमिस जहां पूरा हुआ वो है उत्तराखंड। 5 की 5 सीटें मिलती हुई नजर आई। और सबसे बड़ा राज्य 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और देखते हैं यहां मोदी प्लस योगी का डबल इंजन क्या करिश्मा दिखाने वाला है। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज को कैसा मानते हैं, ये जब सवाल पूछा, बहुत बेहतर 52% लोग, संतोषजनक 28%, 80% मार्क्स। भाई डिस्टिंक्शन से ऊपर है योगी आदित्यनाथ। अब समाजवादी पार्टी का क्या होगा देखना पड़ेगा। 18% बहुत खराब और पता नहीं कह नहीं सकते 2%। तो 80% योगी आदित्यनाथ को नंबर मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है सेकंड टर्म में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का कारण। ये बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट है। 21% मानते हैं हिंदुत्व, कानून व्यवस्था में सुधार 44% लोग, और साफ सुथरी ईमानदार छवि 28% लोग, राष्ट्रवाद 5%, अन्य 2%। यानी कि कानून व्यवस्था पे जो नियंत्रण है, उस व्यवस्था का जो सुधार हुआ है वो 44%, और साफ सुथरी ईमानदार को अगर आप मिला दें तो लगभग 72% लोग मानते हैं कि ये 2 कारण हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और सबा नकवी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदुत्व को सब लोग समझते कि हिंदुत्व की वजह से योगी पॉपुलर है, लेकिन नहीं, कानून व्यवस्था साफ सुथरी सरकार की वजह से पॉपुलर है। क्या ये चौंकाने वाले नतीजे? नहीं, मैं बहुत दिनों से जानती हूं कि एक परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, और सुधरा भी है कुछ हद तक, लेकिन ये फिर भी हमें ब्रजभूषण चरण सिंह को नहीं भूलना चाहिए। नाविका जी, हम दोनों महिलाएं हैं और वो अभी तक बसे हुए हैं, वो भी एक डॉन है। लेकिन फिर भी जरूर ये यूपी में जो छोटे छोटे हर नुक्कड़ कोने कोने में लोग जो गुंडे रहते थे, ये सब उस पे कुछ काबू है अब, जो पहले दिखता था वो नहीं है। लेकिन ये कहना कि सारे क्रिमिनल्स गायब हो गए हैं, जो हैं उनके भाजपा से जो रिश्ते हैं, एक ब्रजेश सिंह है वाराणसी के, एक है ब्रजभूषण चरण सिंह, तो ये जो डॉन्स और माफिया ये खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो बहुत दूर तक उस पे असर है, ये तो लोग मानते हैं। लेकिन आपने ब्रजभूषण सिंह की बात कही तो मैं मानूंगी वो यूपी के सांसद जरूर है, पर उन पर योगी का डिसीजन नहीं है, उन पर सेंटर का डिसीजन है, खेल मंत्रालय का डिसीजन है, और शायद ये योगी के खाते में शायद नहीं जाएगा। उधर सवाल एक पूछा, सीएम योगी की बुलडोजर नीति को जनता कैसी मानती है? पूरी तरह से सहमत 52% लोग, कुछ हद तक सहमत 22% लोग, यानी कि 74% लोग मानते हैं कि ये ठीक है, जायज है। पूरी तरह से असहमत 24% और 2% कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 74% लोग, 74% लोग मानते हैं कि सही रणनीति है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को कितना फायदा होगा, यह सवाल जब पूछा
बहुत अधिक फायदा होगा 44%, कुछ हद तक फायदा होगा 32%, यानी कि 76% लोग तो कह रहे हैं राम लहर है भैया, बहुत अच्छा किया। 12% कोई फर्क नहीं, 10% नुकसान होगा, कोई मत नहीं है जिनका वो 2%, लेकिन 76% लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। और अगर आज चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो किसको कितनी सीटें, सबसे बड़े नंबर यहां हमारे स्क्रीन पर। आज अगर चुनाव हुआ और टोटल नंबर की तरफ जरूर अपना रुख रखिएगा, 77 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, और अगर आरएलडी भी उधर चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बीएसपी 0, अन्य 0, 77 आउट ऑफ 80 ये है टैली उत्तर प्रदेश का। और ओवरऑल डेटा अगर आप देखें तो 366 ये नंबर आपके स्क्रीन पर टॉप बैंड में अगर हम देखें, मैं दिखा रही हूं ये नंबर आपको, टोटल नंबर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, कितने नंबर हो गए। और यहां स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहे हैं, यहां पर 366 एनडीए के, 104 इंडिया गठबंधन के और 73 अन्य तृणमूल कांग्रेस हमने यहां गिना है। अगर वो भी हम जोड़ दें तो ये 130 का नंबर हो जाएगा 366 के साथ, यानी कि एनडीए 366 पर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अकालियों से बात होनी बाकी है। टीडीपी के साथ क्या होगा, आरएलडी के साथ क्या होगा, एआईएडीएमके को, तो क्या प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा है? शायद इसीलिए 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। इन नंबरों को आप कैसे देखते हैं? एक क्विक राउंड लेती हूं। हर्षवर्धन जी, आप क्या मानते हैं, ये नंबर अभी ऊपर जाने की गुंजाइश है इनमें? नहीं, मुझे लगता है कि नविका जी लगभग ये नंबर जस के तस हैं। एक राज्य ओडिशा पर मैं बोलना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो 2000 में भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक का गठजोड़ था, करीब 25 वर्ष हो गए हैं। नवीन पटनायक की राजनीति अब समापन की ओर है, ऑल्टरनेटिव बीजेपी दिख रही है। वहां त्रिपुरा जैसे नंबर्स मुझे दिखते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। और ये जो ओवरऑल नंबर है लगभग इसी के आसपास मुझे भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी वहीं जाती हुई दिख रही है। 366 सबा जी। नविका जी, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। मैं जानना चाहूंगी आपके पोलस्टर से कि इसमें ब्रेकअप क्या है। भाजपा के कितने सीटें हैं, भाजपा की कितनी है? 220, 320, 330, ये मुझे मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ भाजपा की कितनी है, लेकिन 30 सीटों के करीब शायद अलायंस की है लगभग, और 336 के करीब ऐसा मुझे लगता है, 330 336 के बीच में। तो फिर कांग्रेस कितनी है? नविका जी, अब थोड़ा सा समय बाकी है कि अगर कुछ केमिस्ट्री कहीं क्लिक हो जाए। बहुत जगह कुछ निर्णय नहीं लिए गए, और ये जो यूपी के आंकड़े हैं, यूपी में जहां तक मेरी जानकारी है 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कभी जीत ही नहीं सकती थी। हम लोग ये सोचते थे या तो पूरी तरह विनाश होगा विपक्ष का, और हो भी सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन 77 सीटें राम कृपाल जी 77 सीटें ज्यादा लग रही हैं यूपी में, और 366 क्या रियलिस्टिक आंकड़ा है? प्रधानमंत्री के आंकड़े से फिर भी थोड़ा सा नीचे गुंजाइश है बढ़ने की। मैं नाविका जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा जो गुजरात में हुआ, अगर वो इस इलेक्शन में हो तो आश्चर्य नहीं। ये जो आंकड़े आपके आए हैं, याद रखिए, इसमें अकाली, आरएलडी, यूसीसी, चंद्र बाबू नायडू, ये सब कुछ भी नहीं था जो डेवलपमेंट हुए हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर वो वाकई ये डेवलपमेंट होते हैं, और मैं बताऊं उड़ीसा में हो सकता है कि बीजेपी और बीजेडी में कोई समझौता भी हो सकता है, तालमेल भी हो सकता है। तो जो मोदी ने कहा है, कही, और अभी प्रधानमंत्री पिछले ही हफ्ते संबलपुर में थे और उन्होंने पटनायक जी की हर बार जब भी मिले हैं तारीफ की, और इस बार भी की। तो तहसीन पूनावाला जी, मुझे बताइए, दिल्ली बहुत दूर है, ये भारत जोड़ रहे हैं पर जुड़ नहीं रहा, फेविकॉल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। नहीं, ठीक है नाविका जी,
आपका अधिकार है, आप उस पर थोड़ा सा जोक कर सकती है, वो आपका अधिकार है। बट ये बात तो सही है कि बीजेपी फ्रंट में है, वो आगे है और सबसे मजबूत एनडीए लग रहा है इस वक्त, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और विपक्ष अगर अपना एक नैरेटिव ले आए, भाजपा के पिच पर ना खेले, जो सही मुद्दे देश के उठाए, तो मैं अब भी मानता हूं कि विपक्ष अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नलिन कोहली जी, कांग्रेस को शायद अभी भी लगता है कि नैरेटिव बदलने का समय बाकी है, आपकी राय? वो आपने खुद ही कह दिया, उम्मीद पे दुनिया कायम है और कांग्रेस सदैव उम्मीद पे कायम है। आज प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने अपने कार्यक्रम में बताया, मल्टीपल लॉन्च की बात की है स्टार्टअप के बारे में, पर लेकिन कांग्रेस उम्मीद में है ना कभी तो ये स्टार्टअप चली जाएगा। अब इस पर हम क्या कहें? मतलब कुछ लोग तो कहेंगे कि भाजपा को तो इस पे मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि जो कांग्रेस की उम्मीद हमारे लिए बहुत अच्छी हो रही है, शुभ हो रही है, उसमें कांग्रेस का कोई पुनर्विचार हो जाए। तो हम तो चाहेंगे कि इसी उम्मीद पे वो बने रहे और इसी दिशा में कार्य करते रहे। शर्मा जी ने तो कह ही दिया कि सबसे बड़े हमारे स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है, जिनकी वजह से बीजेपी चुनाव जीतती है। और बड़े टेक अवेज यही हैं आज के इस पूरे सर्वे के। मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 के नजदीक आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस के वोट शेयर में लगभग 4% का इजाफा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस बहुमत से बहुत दूर है। ओडिशा तेलंगाना में बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से एनडीए को नुकसान नहीं। एनडीए को बिहार में बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछली बार से 4 सीटों का नुकसान। बीजेपी ने अपने पुराने किले बचाए हुए हैं। नए इलाकों में एंट्री और साउथ में कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति रंग ला सकती है तेलंगाना और कर्नाटका में। आज इस सर्वे के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें लिखकर भेजिएगा और हम इंतजार करेंगे, क्योंकि नंबर सही कहानी बताते हैं। और ये नंबर है जो सर्वे में हमने 25,000 नए वोटरों से और 1,56,000 लोगों से पूछकर आपके लिए बनाए हैं। बीजेपी इस बार 366 पर एनडीए के साथ। क्या ये नंबर ऊपर जाएगा? अभी पिक्चर बाकी है, देखते रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत। बस आज इस शो में इतना ही, लेती हूं आप सबसे इजाजत। धन्यवाद करती हूं अपने पैनलिस्ट का, पर जाइए